हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज़ यानी शरणार्थियों की समस्या। तो इस टॉपिक के बारे में अगर हम लोग देखें तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। एक आपका टर्म है रिफ्यूज़ी, ठीक है, और एक टर्म होता है माइग्रेंट, ठीक है। रिफ्यूजी जब भी आएगा तो उत्पीड़न की बात होगी, ये दिमाग में रखिएगा। रिफ्यूजी जब भी बात होगा तो उत्पीड़न की बात होगी, और माइग्रेंट जब भी बात होगा तो वैसा व्यक्ति जो कार्य या अध्ययन, मतलब कहीं कोई देश में काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, या फिर उसके रिलेटिव्स जो है वो विदेश में रहने लगे तो उनके माता पिता, उनके रिलेटिव्स जो है वो जा करके उनके साथ ही रहने लगे, ठीक है। तो इन तरीके के लोगों को माइग्रेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। रिफ्यूज़ी उन्हीं लोगों को बोला जाएगा जिनके साथ किसी तरीके का उत्पीड़न हुआ हो और उसके देश की जो सरकार है वहाँ से उन्हें भागने पर मजबूर किया गया हो। आपका दो तरीके के रिफ्यूजीज़ भी होते हैं। एक आपका इंटरनली होता है, एक आपका एक्सटर्नली होता है, जो कि हम लोग आगे के नोट्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्यूज़ी एक तरीके से, तो मान लीजिए ये देश है और इस देश में उत्पीड़न हो रहा है, इस देश से यहाँ आ गए रिफ्यूजी, तो इस देश पर तो फाइनेंशियली वो बोझ होते ही होते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज़ के ऊपर खर्चा हो जाता है, जो कि एक तरीके से सही नहीं है, उस सरकार के लिए सही नहीं है। तो ये रिफ्यूजीज़ का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा संकीर्ण है और दुनिया को बहुत ही समस्या ये दे रहा है, ठीक है। आगे हम लोग इसके विषय में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो को, किस कॉलेज से देख रहे हो, और शेयर ज़रूर करना वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट लिखते जाते हैं उनके लिए मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उनको। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर करना। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो आज विश्व में 32.5 मिलियन शरणार्थी हैं। आज के आधुनिक समय में शरणार्थियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। शरणार्थी वह होते हैं जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। एक शरणार्थी को नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता के कारणों से उत्पीड़न का एक सुस्थापित भय होता है, ठीक है। मतलब कि नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, या फिर आप किसी तरीके का राजनीतिक राय रख रहे हैं, या फिर आप किसी सामाजिक समूह के सदस्य हैं, ठीक है, जो कि वहाँ की मेजॉरिटी ना हो, माइनॉरिटी हो, तो ऑन डैट केस आपको क्या कहते हैं, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक कश्मीर में जो आपका पंडित के साथ हुआ, ठीक है, वो एक धार्मिक ये रखते थे, सोच रखते थे, जिसके कारण उनको क्या कहते हैं, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हुआ, उन्हें उत्पीड़ित किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे वहाँ पर, और वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। इस वजह से उन्हें जो है सो इस तरीके का सामना करना पड़ा, उत्पीड़न सामना करना पड़ा। भय होता है, सबसे अधिक संभावना है वह घर नहीं लौट पाएंगे कभी, या ऐसा करने से वे डरते रहेंगे, ठीक है। ऐसे लोग जो है सो अपने घर कभी नहीं लौट पाते हैं और उनके मन में हमेशा डर रहता है कि अगर हम चले जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। समझ में आ रही बात। युद्ध और जातीय, आदिवासी या धार्मिक हिंसा शरणार्थियों के अपने देशों में से पलायन के प्रमुख कारण हैं। शरणार्थी और अन्य जबरन प्रवासी उन महान समकालीन चुनौतियों में से एक है जिनका सामना दुनिया कर रही है। दुनिया भर में लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश को छोड़ देते हैं।
दुर्भाग्य से आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विशाल आबादी को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त प्रतिक्रिया देने के लिए संघर्ष कर रहा है। शरणार्थी 20वीं और 21वीं सदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक केंद्रीय चिंता बन गया है। साथ ही शरणार्थियों की ज़रूरतों के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाता है। कॉफ़ी अनन कहते हैं कि कॉफ़ी अनन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है सो यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ठीक है। रिफ्यूजीज कैन नॉट बी स्टॉप बट दे कैन एंड मस्ट बी मैनेज्ड बेटर, मोर ह्यूमनली, प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट्स, ह्यूमन राइट्स विलिस्ट, एक्सेप्टिंग स्टेट्स राइट्स टू कंट्रोल देयर बॉर्डर्स। ये जो कोटेशंस मैंने दिया है, इस कोटेशंस को एग्जाम में लिखना जरूर, चाहे इंग्लिश में लिखना चाहे हिंदी में लिखना। शरणार्थियों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें बेहतर, अधिक मानवीय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उनकी सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए प्रवासियों के मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कृपया करके आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, कहाँ से देख रहे हो वो ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्यूजीज़ की बात करेंगे, शरणार्थियों के प्रकार की बात करेंगे। तो पहला है असाइलम सीकर्स, शरण चाहने वाले। जब लोग अपने ही देश से भाग जाते हैं और दूसरे देश में रहने की तलाश करते हैं तो वे शरण के लिए आवेदन करते हैं। शरण चाहने वाला एक शरणार्थी है जिसे उसके भागे हुए देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब अगर आप अपने देश को उत्पीड़न की वजह से अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश चले जाते हो तो वो देश भी इनकार कर देता है कि नहीं, हमारे देश का नागरिक नहीं है, हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं है। शरण चाहने वालों की प्रक्रिया लंबी और कठिन है और कई शरण चाहने वालों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी उनके पास रहने या कम से कम सोने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है और यह शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर होते हैं। एक शरण चाहने वाले को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसके अपने देश में उत्पीड़न का डर अच्छी तरह से स्थापित है। ठीक है, मतलब जो शरण कर लेने आया है उस देश में, उसको इस तरीके से यहाँ बताना चाहिए कि उसके देश में बहुत ज़्यादा उसके साथ उत्पीड़न हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति या आईडीपी वह है जिसे अपने घर से भागने के लिए मजबूर किया गया हो लेकिन वह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं किया हो। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग कश्मीरी पंडित्स का दे सकते हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किए हैं, आकर के दिल्ली साइड, उत्तराखंड साइड आकर के बस गए हैं। ठीक है, सीमा पार नहीं किया हो, ये लोग कहीं भी सुरक्षा की तलाश करते हैं, आसपास के कस्बों, स्कूलों, बस्तियों, आंतरिक शिविरों, यहाँ तक कि जंगलों और खेतों में भी। आईडीपी जिसमें आंतरिक संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग शामिल हैं। यूएनएचसीआर की सहायता करने वाला सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जो रिफ्यूजीज़ के लिए काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफ्यूजीज़ के लिए, वही रिफ्यूजीज़ के लिए काम कर पाता है ज़्यादातर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं एक ही स्टेट में, एक ही देश में जो है सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओगे तो ऑन डैट केस वो ज़्यादा सहायता नहीं कर पाता है। ठीक है, आईडीपी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षित नहीं है या कई प्रकार की सहायता प्राप्त करने के योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आईडीपी जो अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता नहीं प्राप्त करवाया जा सकता है क्योंकि वो अपने ही सरकार के अंदर जो है सो उसी के कानून के अंतर्गत जो है सो संरक्षण में रहते, क्योंकि वे कानूनी रूप से अपनी सरकार के संरक्षण में हैं, जिनके घर युद्ध से हुए नुकसान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं,
जहां कई परिवारों ने अपने घरों को पूरी तरह से खो दिया और खुद को अपने देश में जाने और बसने के लिए दूसरी जगह खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी वीडियो बढ़ा के मत देखना, हम बीच बीच में बहुत कुछ समझाते हैं, वो छूट जाएगा। इन परिवारों के लिए अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को सामान्य रूप से संतुलित करना बहुत ही कठिन है और यह उनके लिए एक लंबी, दर्दनाक और तनावपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। कुछ सबसे बड़ी आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी वाले देश कोलंबिया, सीरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और यमन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टेटलेस व्यक्ति, जिनके पास नागरिकता का सवाल है, सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता का सवाल है। जैसा कि भारत के साथ अगर देखा जाएगा तो भाई इंडिया के साथ जो है वो आपका श्रीलंका के एस्पेक्ट में बहुत सारी नागरिकता इशू है सिटीजनशिप को रिलेटेड। उसके बाद आपका बांग्लादेश के साथ इशू है, ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। स्टेटलेस व्यक्ति वह होता है जो किसी देश का नागरिक नहीं होता है। नागरिकता एक सरकार और एक व्यक्ति के बीच कानूनी बंधन है। ठीक है, अगर कोई भी देश किसी व्यक्ति को अपना नागरिक स्वीकार कर लेता है तो ऑन डैट केस उस देश की जो राजनीति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, सब में उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये एक कानूनी बंधन है और यह व्यक्ति के कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य अधिकारों के साथ साथ सरकार और नागरिक दोनों के जिम्मेदारियों को अनुमति देता है। आई होप समझ में आ रहा हो, बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ। एक व्यक्ति कई कारणों से स्टेटलेस हो सकता है, जिसमें संप्रभु, कानूनी, तकनीकी या प्रशासनिक निर्णय या निरीक्षण शामिल हो। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा इस बात को रेखांकित करती है कि हर किसी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। ठीक है, हर किसी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देश स्टेटलेसनेस पर बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। इन लोगों को बिना किसी राष्ट्रीयता के रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी देश के नहीं हैं और वे बिना किसी पहचान के दस्तावेजों के रह रहे हैं। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल या कुछ और भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सिटीजनशिप ही नहीं है तो ऑन डैट केस आपको एजुकेशन का या फिर मेडिकल इंश्योरेंस का या किसी तरीके का कोई अधिकार उस राज्य में नहीं मिल पाता, कहीं नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहना स्टार्ट करते हो, बहुत ख़राब कंडीशंस में रहना स्टार्ट करते हो। मेनली जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है दूसरे देशों में जो मेनली रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो पहला प्रॉब्लम आता है कि लैंग्वेज बैरियर। अगर एक देश से दूसरे देश में चला गया तो पहला तो लैंग्वेज बैरियर आएगा कि भाषा नहीं जानते हैं। दूसरा चीज़ आएगा हाउसिंग प्रॉब्लम कि घर मकान नहीं है, आपको झुग्गी झोपड़ी और टेंटों में रहना पड़ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम आएगा कि मेडिकल सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती है सही से। ठीक है, चौथा चीज़ आएगा कि आपका कल्चरल डिफरेंस हो जाता है कि आप किसी और कल्चर से हो, वहाँ उस देश का कुछ और कल्चर है, तो वो कल्चरल डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद आपका एक आ जाता है रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म से आप ये करते हो। ये सब जो पॉइंट्स मैंने बोला, इस सबको अगर कहीं साइड में लिख रहे हो तो लिखते चले, लिख लेना, बहुत कम आएगा। प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिफ्यूजीज, अब शरणार्थियों के सामने समस्या। कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। कई शरणार्थियों, विशेष रूप से बच्चों ने युद्ध या उत्पीड़न से संबंधित आघात का अनुभव किया है, जो घटनाओं के होने के लंबे समय बाद उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये दर्दनाक घटनाएं तब होती हैं जब शरणार्थी अपने मूल देश में हो, अपने मूल देश से विस्थापन के दौरान या पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान अपने मूल देश में रहते हुए शरणार्थी बच्चों ने दर्दनाक घटनाओं या कठिनाइयों का अनुभव किया होता है, जिनमें शामिल है हिंसा, युद्ध, भोजन पानी और आश्रय का अभाव, शारीरिक चोटें, संक्रमण और बीमारियां, यातना, बंधुआ मजदूरी, यौन हमला, चिकित्सा देखभाल का अभाव, प्रियजनों का नुकसान, स्कूली शिक्षा में बाधा या पहुंच में कमी, समुदाय का नुकसान, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, स्थानीय अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, कैद इत्यादि। ठीक है, ये सारी जो है वो आपका शरणार्थियों के द्वारा प्रॉब्लम्स है।
ठीक है, कि शरणार्थी को कौन कौन से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर भी मैंने 5-6 आप लोगों को बताया, वही सेम चीज़ जो है सो यहाँ पर है, जिसको और ज़्यादा डीपली बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी उत्पीड़न का शिकार हुआ है तो उसके बाद वो बहुत ही तनाव में हो जाता है। उसके क्या कहते हैं, बड़ों से लेकर के बच्चे तक बहुत सब लोग तनाव में रहते हैं कि अब उनका जीवन जाएगा कहाँ, वो जीवन रहेंगे कहाँ। ठीक है, बहुत सारे तनाव देखते हैं शरणार्थियों के, कौन कौन से तनाव को झेलना पड़ता है। ठीक है, एक तरीके से हम लोग तो कह देते हैं कि वो क्या कहते हैं, उत्पीड़न होकर के वो शरणार्थी जो है इस देश में आ गया है, ये हमारे टैक्स का पैसा खा रहा है, हमारी सरकार का टैक्स का पैसा, हमारे जनता के पैसा को खा रहा है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल बोझ है। ये सही बात है कि क्या कहते हैं, टैक्स जो देश के जो नागरिक है जो टैक्स दे रहे हैं उनके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है, क्योंकि वो टैक्स जो है सो एक सिटीजन का है। तो ऑन डैट केस एक ये भी एस्पेक्ट है कि शरणार्थियों को जो है वो तनाव बहुत होता है, क्योंकि वो उस देश में इस तरीके का उत्पीड़न हुआ है जिसके कारण उन्हें भागने पर मजबूर किया गया है। ठीक है, अगर हर देश जो है वो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग शासन करे और हर किसी के साथ मानवीय व्यवहार करे तो ऑन डैट केस उन्हें वहाँ उत्पीड़न वैसा होता ही नहीं और वो भागने को मजबूर होते ही नहीं। ठीक है, तो हर किसी के साथ जो है एक मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमेशा किसी के भी साथ भी जो है वो मानवीय व्यवहार रखो, किसी तरीके का किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो, और इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं चोट पहुंचाना चाहिए कभी किसी को। शरणार्थियों को 4 प्रमुख श्रेणियों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है: दर्दनाक तनाव, परसांस्कृतिक तनाव, पुनर्वास तनाव और अलगाव तनाव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये सब तनाव है क्या। पहला है आपका ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, दर्दनाक तनाव। तब होता है जब एक परिवार एक तीव्र घटना का अनुभव करता है जो उसके भावनात्मक और शारीरिक कल्याण को नुकसान पहुंचाता है। शरणार्थी इससे संबंधित दर्दनाक तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जैसे युद्ध और उत्पीड़न, उनके घर से विस्थापन, उड़ान या और प्रवास, गरीबी, परिवार, सामुदायिक हिंसा इत्यादि। ठीक है, जब आपके सामने तुरंत क्या कहते हैं, कुछ आपका भावनात्मक रूप से किसी को मार दिया जाए आपके सामने, आपके परिवार के किसी को, तो आपके अंदर तनाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ये हो जाते हैं। सेकंड आपका आता है पुनर्वास तनाव, रीसेटलमेंट स्ट्रेस। तनाव जो पूरा परिवार अनुभव करता है जब वे अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरणों में शामिल है जैसे वित्तीय तनाव, अब क्या कहते हैं, अगर आपको घर से छोड़ना पड़ गया है तो आपके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है। पर्याप्त आवास खोजने में कठिनाइयाँ, रोजगार पाने में कठिनाइयाँ, सामुदायिक समर्थन का नुकसान, संसाधनों तक पहुँच का अभाव, परिवहन कठिनाइयाँ। ठीक है, यहाँ तक कि आपको परिवहन कठिनाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, जो कश्मीर फाइल देखे हैं वो जानते होंगे कि किस तरीके का तनाव क्या कहते हैं फेस होता है एक आदमी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्युकल्ट्रेशन स्ट्रेस, पार सांस्कृतिकरण तनाव। वे तनाव जो शरणार्थी बच्चे और परिवार अनुभव करते हैं जब वे अपनी नई संस्कृति और अपनी मूल संस्कृति के बीच नेविगेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अपने बाल बच्चों को लेकर के दूसरे देश में शिफ्ट कर गया, वहाँ की संस्कृति अलग है। ठीक है, तो उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वो उस देश की संस्कृति को फॉलो अप करेंगे और इस देश की जो संस्कृति जो उनके माँ बाप के द्वारा गई है इसके साथ उनके बच्चों की फ़ाइट होगी। ठीक है, फाइट होगी, तो ये आपका कल्चरल डिफरेंस हो गया कि बच्चे कुछ और कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, माता पिता का कुछ और कल्चर है। ऑन डैट के माता पिता कह रहे हैं ये ऐसे होना चाहिए, बच्चे कह रहे हैं ये ऐसे होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है सो दोनों के बीच में तनाव हो जाता है। उदाहरण में शामिल है जैसे नए और पुराने सांस्कृतिक विचारों पर बच्चों और माता पिता के बीच संघर्ष, जैसा कि मैंने बताया, सांस्कृतिक भ्रांतियों से संबंधित साथियों के साथ संघर्ष, स्कूल में फिट होने की कोशिश में समस्याएं,
उनकी नई सांस्कृतिक और उनकी मूल संस्कृति के तत्वों सहित एक एकीकृत पहचान बनाने के लिए संघर्ष इत्यादि। ठीक है, हर जैसे हम जो है सो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें सिर्फ हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं देखना है या निगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं देखना, हमको दोनों देखना है। ठीक है, तो जब शरणार्थी की प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो ऑन डैट केस उससे हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा और उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करना है। ठीक है, माइंड ओपन रख करके आपको काम करना है, माइंड ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन स्ट्रेस, अलगाव तनाव। तनाव जो शरणार्थी बच्चे और परिवार एक नए देश में अल्पसंख्यकों के रूप में अनुभव करते हैं, उदाहरणों में शामिल है जैसे अकेलापन और सामाजिक समर्थन नेटवर्क की हानि की भावना, भेदभाव, साथियों, वयस्कों या कानून प्रवर्तनों से उत्पीड़न के अनुभव, अन्य लोगों के साथ अनुभव जो शरणार्थी बच्चे और परिवार पर भरोसा नहीं करते इत्यादि। ठीक है, जैसे कि बहुत बार जो है सो जो शरणार्थी दूसरे देश में चले जाते हैं, उन पर उस देश के जो नागरिक होते हैं वो भरोसा नहीं करते हैं, उनके बच्चों, उनके परिवारों को चोर के निगाहों से देखते हैं कि नहीं ये चोरी कर लेगा या फिर ये कर लेगा। ठीक है, ये लोग सही लोग नहीं हैं, ऐसे करके बातें होती है। नेक्स्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज। अब हम लोग इसका देखेंगे कि रिफ्यूजीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर भी हम लोग देखेंगे। वीडियोस को बढ़ा के मत देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं बोल देता हूँ जो कि मैं नोट्स में लिखा नहीं हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शरणार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 यानी 1951 में एक कॉन्वेंशन हुआ था। ठीक है, शरणार्थियों के लिए, शरणार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अपनी राष्ट्रीयता या अभ्यस्त निवास के देश से बाहर है, जिससे अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण सताए जाने का एक सुस्थापित भय है और उत्पीड़न के डर से उस देश की सुरक्षा के लिए या वहां लौटने में वह असमर्थ या अनिच्छुक है। इस सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो जब एक देश के नागरिक को अपने देश में रहने के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वह मजबूरी में दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में शरण लेता है। ये आपका है 1951 का आपका कॉन्वेंशन, उसके तहत ये बताया गया है। इसके बाद 1967 में कुछ प्रोटोकॉल को हटाया गया जो उन भौगोलिक और समय सीमाओं को हटा देता है जो 1951 कॉन्वेंशन का हिस्सा थी। इन सीमाओं ने शुरू में कॉन्वेंशन को उन लोगों तक सीमित कर दिया जो 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में होने वाली घटनाओं के कारण शरणार्थी बन गए थे। ठीक है, ये जो आपका यूएन का 1951 का जो कॉन्वेंशन हुआ था, इसमें मेनली जो है सो एक जोग्राफिकल कंडीशंस को स्थापित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो है वही लोगों को शरणार्थी माना जाता था जो यूरोप में घटनाएं होती थी, और 1 जनवरी 1951 से पहले जिनके पास कोई नागरिकता नहीं थी या जो शरणार्थी के रूप में जा रहे थे, वही लोगों को संरक्षित करने के लिए 1951 का कॉन्वेंशन किया गया था। लेकिन 1967 में जो है वो इस जोग्राफिकल जो कंडीशंस जो लगाया गया था कि सिर्फ यूरोप में, और वो भी जो है सो 1 जनवरी 1951 तक जो शरणार्थी थे उनके लिए, तो ये 2 प्रोटोकॉल्स को जो है वो हटा दिया गया 1967 के द्वारा। ठीक है, जब 1967 के में जो इस प्रोटोकॉल्स को हटाया गया तो फिर पूरी दुनिया इसके अंतर्गत आ गई, पूरी दुनिया के शरणार्थी को संरक्षण इससे मिलना चालू हुआ। इसके साथ साथ 14 दिसंबर 1950 को UNHCR द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, और यह संस्था विश्व भर में शरणार्थियों की समस्या को दूर करने की कोशिश करती है। ठीक है, कोशिश करती है, और अभी 138 देशों में यह काम कर रही है, जिसमें भारत भी है। भारत में भी आपका UNHCR का एक
संस्था चलती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सॉल्व करने के लिए जो बातें बताई गई हैं, जो पॉइंट्स बताई गई है, उसको मैंने मेंशन किया है। आपको यहाँ ये चीज़ बताना मैं भूल गया कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो आपका 2001 में घोषित हुआ है और ये 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है 20 जून को बनाया जाता है और ये 2001 से लागू हुआ है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। पहला पॉइंट इसमें है, शरणार्थियों के जाने के लिए सुरक्षित मार्ग खोलना एक महत्वपूर्ण समाधान है। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। मतलब है कि लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ पुनर्मिलन की अनुमति देना और शरणार्थियों को वीज़ा देना ताकि उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपनी जीवन भर की बचत और डूबने का जोखिम ना उठाना पड़े। ठीक है, मतलब फिर से अगर मिलने जाएंगे तो मान लीजिए जो भी उनकी पूंजी बची हुई है वो भी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके लोगों तक मिलाना चाहिए। सेकंड है, उन सभी शरणार्थियों को पुनर्स्थापित करना भी है जिन्हें आवश्यकता है। सबसे कमज़ोर शरणार्थियों के लिए पुनर्वास एक महत्वपूर्ण समाधान है। ठीक है, रीसेटलमेंट, जिसमें यातना से बचे लोग और गंभीर चिकित्सा समस्याओं वाले लोग शामिल होते हैं। थर्ड, विश्व के नेताओं को भी पहले जीवन बचाने की ज़रूरत है। किसी को भी सीमा पार करते हुए मारना नहीं चाहिए। मई 2015 में म्यांमार में उत्पीड़न से भाग रहे हजारों लोगों को नावों में सवार होकर पीड़ित होना पड़ा, जबकि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में इस बात पर विवाद हुआ कि उनकी मदद कौन करे। राज्य खोज और बचाव कार्यों में निवेश करके और संकट में पड़े लोगों को तुरंत मदद करके इससे रोक सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, चाहे वे जमीन से यात्रा करें या समुद्र से, उत्पीड़न या युद्ध से भाग रहे लोगों को यात्रा दस्तावेजों के साथ या बिना सीमा पार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लोगों को पीछे धकेलने और बड़े पैमाने पर उन्हें रोकना ही उन्हें सुरक्षा के लिए अधिक खतरनाक मार्ग अपनाने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, मान लीजिए आप रिफ्यूजीज़ को जो है सो रोक दे रहे हो, ठीक है, या किसी तरीके से वो वहाँ उत्पीड़ित है और आप उसको घुसने नहीं दोगे, ठीक है, उसको क्या देरी करते तो ऑन डैट केस वो क्या करेगा, वो ऑन डैट केस हिंसा का सामना करे, वायलेंस करेगा। ठीक है, अगर आप रिफ्यूजीज़ को अपने देश में शरण दिए हुए हो तो उनके लिए आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ तो कम से कम देनी पड़ेगी। अगर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो ऑन डैट केस वो क्या कहते हैं, वहाँ पर चोरी डकैती और क्या कहते हैं आपके देश का माहौल ख़राब करेगा, क्योंकि उसको तो बेसिक नीड्स चाहिए। जैसा कि एक बहुत बड़े विद्वान ने भी कहा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया पर हावी हो जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सो जॉब छीनेगा लोगों से, और जहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड ये सब लोगों की जॉब चली गई, ऑन डैट केस क्या होगा, सोसाइटीज़ में क्राइम बढ़ेगा, सीधा सीधी बात। वो उत्पीड़न का शिकार है, उसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होगी तो ऑन डैट केस वो किसी भी स्थिति में किसी भी हालत में चोरी करे, डकैती करे, मर्डर करे, कुछ भी करके वो किसी भी तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। बात को समझिए। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को सोसाइटी को एक गंभीर रूप में लेना चाहिए। पांचवा, सभी देशों को शरणार्थियों और प्रवासियों का शोषण करने वाले तस्करी गिरोहों की जांच करनी चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए और लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। एमनेस्टी दक्षिण पूर्व एशिया में जिन लोगों से मिले उन्होंने कहा कि तस्करों ने नावों पर सवार लोगों को तब मार डाला जब उनके परिवार फिरौती नहीं दे सके, दूसरों को पानी में फेंक दिया गया और डूबने के लिए छोड़ दिया गया, या भोजन या पानी नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। छठा, सरकारों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए शरणार्थियों और प्रवासियों को दोष देना बंद करना चाहिए और इसके बजाय सभी प्रकार के जेनोफोबिया और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करना चाहिए। अन्यथा
अन्यथा करना अत्यधिक अनुचित है, विदेशियों के प्रति तनाव और भय पैदा करता है और कभी कभी हिंसा की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी। ठीक है, मतलब अगर किसी भी तरीके का उनके अंदर भय होगा तो वो हिंसा करेंगे ही करेंगे। उनकी नीड्स पूरी नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति की अगर बेसिक नीड्स नहीं पूरी होगी, आपकी भी अगर बेसिक नीड्स नहीं पूरी होगी, तो ऑन डैट केस आप किसी भी स्थिति में बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप जो है सो हिंसा करोगे। किसी भी स्थिति में आप चाहोगे कि आपको की बेसिक नीड्स पूरी हो। 7वां, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त एंटोनियो गुटरस ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को वित्तीय रूप से टूटा हुआ कहा है। अमीर देश विदेशों में शरणार्थियों के लिए सहायता के लिए अपने हाई प्रोफाइल वादों को आसानी से पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके रिच कंट्रीज़ हैं वो डोनेट नहीं कर रहे हैं रिफ्यूजीज़ के लिए। उन्हें रिफ्यूजीज़ एक प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे बढ़िया से, तो वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। बेसिक नीड्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जिस देश में उत्पीड़न हो रहा है उस देश से बात कीजिए, उस देश को बात करके समझाइए कि अगर आप जो है इस तरीके का उत्पीड़न नहीं करोगे तो ऑन डैट केस वो देश वो जो है माइग्रेट नहीं करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे नहीं जा करके। 8वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और UNHCR जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से शरणार्थियों की रक्षा करने पर सहमत हुए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज अकॉर्डिंग टू 1951 कॉन्वेंशन, क्योंकि अभी तक जो है सो यही एक कॉन्वेंशन जो है वो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, तो ऑन डैट केस इसके बारे में जानना जरूरी है। तो 1951 के कॉन्वेंशन के आधारशिला अनुच्छेद 33 में निहित गैर वापसी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक शरणार्थी को ऐसे देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे हों। 1951 कॉन्वेंशन में निहित अन्य अधिकारों में शामिल है। पहला है कुछ निश्चित कड़ाई से परिभाषित शर्तों को छोड़कर निष्कासित न किए जाने का अधिकार, अनुच्छेद 32। दूसरा है अनुबंधित राज्य के क्षेत्र में अनियमित प्रवेश के लिए दंडित न होने का अधिकार, आर्टिकल 31। भेदभाव न करने का अधिकार, अनुच्छेद 3 और 5। अच्छे काम का अधिकार, अनुच्छेद 17, 19 और 24। बौद्धिक संपदा सहित आवास, भूमि और संपत्ति का अधिकार, 13, 14, 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 4। न्याय पाने का अधिकार, अनुच्छेद 16। क्षेत्र के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 31 का 2। नागरिक पहचान और यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 12, 27 और 28। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 का 2 और 4। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो आज के समय में विश्व बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें शरणार्थियों की समस्या भी एक समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सभी देशों को 1951 अभिसमय के नियमों को मानना चाहिए और सभी देशों को इस पर घरेलू कानून भी बनाना चाहिए, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी नॉन रिफॉलमेंट का अधिकार शामिल है। नॉन रिफॉलमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी स्वतंत्रता और उसका ये जो है सो खतरे में है तो आप उसको भेज नहीं सकते हो। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है सो अगर शरणार्थियों को देखें तो पहला आपका केस है 1947 जब डिवीज़न हुआ, उस समय शरणार्थी इंडिया में हुए। उसके बाद आपका 1959 में जो है वो तिब्बत के शरणार्थी आए, तिब्बत के लोग आए, वो आपका हुआ। उसके बाद 1965 और 71 में जो है वो आपका बांग्लादेश से। उसके बाद आपका 1980 के समय में जो है
वो आपका श्रीलंका से। उसके बाद आपका 2022 में जो है वो आपका म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी आपका म्यांमार से, ये सारे थे। अगर भारत की बात करें तो एक आपका अनुच्छेद 21 है, और भारत जो है वो आपका 1951 के कॉन्वेंशन पे भी साइन नहीं किया है, और 1967 के भी प्रोटोकॉल्स पर कोई साइन नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो कोई भी कानून नहीं है रिफ्यूजीज़ के लिए कोई भी कानून नहीं है जो कि होना चाहिए। एक कानून जो है आपका वो आपका CAA जो कि 2019 में लागू किया गया है, जिसमें कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के, उनको क्या कहते हैं, भारत में नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। यही भारत के एस्पेक्ट में आपकी बात है। अगर सभी देश न्याय और मानवाधिकार पर चले तो हम लोग शरणार्थियों की समस्या को दूर कर पाएंगे, क्योंकि सीमाओं के पार विस्थापित होने वालों में से 69% सिर्फ 5 देशों से आते हैं: सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान और म्यांमार, ठीक है। सबसे ज़्यादा शरणार्थी जो है वो सीरिया से निकले हैं, ठीक है। आई होप कि आप हमें भुलाइएगा नहीं, ठीक है। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, करिए। और जैसा मैंने समझाया है आई होप सबको समझ में आए। 2-3 बार वीडियोस देख लेना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं राजदेव गुप्ता।